कैरेक्टर का कंसेप्ट क्या होता है और ये भी देखेंगे कि एक जो लक्षण है वो कितने प्रकार के होते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण मोहिल, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर। इट्स अबाउट मी। और ये वीडियो एमएससी बॉटनी के स्टूडेंट के लिए है और स्पेशली जो स्पेशल पेपर के स्टूडेंट हैं इनके लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये स्पेशल पेपर का टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट होगा उनके एमएससी के बाद भी। अब हम टॉपिक पे आ जाते हैं डायरेक्ट और देखते हैं कि जो कैरेक्टर है वो क्या होता है। यानी कि बहुत सिंपल सी बात समझें कि कोई भी ऐसा एग्जाम्पल जिसकी सहायता से हम किसी भी प्लांट को हम अदर प्लांट से सेपरेट कर सकें। अगर आपके पास 20 प्लांट हैं और 20 प्लांट में एक प्लांट के अंदर पैरेलल वेनेशन है और 19 में आपका रेटिकुलेट वेनेशन है, तो ये हमारा एक वेनेशन, ये हमारा एक लक्षण बन गया, एक कैरेक्टर बन गया। और इसको मैं सिंपल करूं तो अगर आपके मान लो 20 स्टूडेंट हैं और उनमें से कल यानी कि 18 स्टूडेंट आए और 2 एब्सेंट थे, तो मैं यहाँ पे ये जो एब्सेंस और प्रेजेंस के बेसिस पे मैं स्टूडेंट को डिवाइड कर सकता हूँ कि कल जो स्टूडेंट प्रेजेंट थे और जो कल स्टूडेंट एब्सेंट थे। इसी प्रकार से, या फिर आप लोग इन जनरल कहते हैं अपने आपस में स्टूडेंट्स के बारे में कि वो अच्छा सिंगर है, वो अच्छा डांसर है, उसकी स्केचिंग बहुत अच्छी है, उसकी राइटिंग बहुत अच्छी है। तो ये जितने भी हम बात करते हैं वे सारे के सारे लक्षण कहलाते हैं, कैरेक्टर कहलाते हैं। अब हम एकेडमिक एस्पेक्ट में आ जाते हैं और एकेडमिक एस्पेक्ट में इन जनरल कैरेक्टर एनी एक्सप्रेस्ड एट्रीब्यूट ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी मेजर्ड, यानी कि ऐसी कोई भी उसकी खासियत जिसको हम मेजर कर सकते हो, यानी कि नाप सकते हो। दैट कैन बी मेजर्ड, काउंटेड, यानी कि जिसकी गिनती की जा सकती हो। अदरवाइज एसेस मे बी कॉल्ड कैरेक्टर, यानी कि या तो हम उसको मेजर कर लें या उसकी गिनती कर लें, या इसके अलावा भी कोई अगर एस्पेक्ट हमारे पास है, जैसे मैंने कहा एब्सेंस और प्रेजेंस, या हम कह सकते हैं फ्लावर का कलर कह सकते हैं कि जो हमारे फ्लावर हैं वो किस रंग के हैं, उसके बेस पे भी हम उसको भी हम एक लक्षण कहते हैं। एनी एट्रीब्यूट ऑफ फॉर्म, अब ध्यान से समझिए, यहाँ पे एक हैवुड की डेफिनेशन में दे रहा हूँ। एनी एट्रीब्यूट ऑफ फॉर्म, यानी कि हो सकता है लीफ का फॉर्म हो, जैसे आपने पढ़ा क्रॉस फॉर्म कोरोला, वो भी एक लक्षण है। स्ट्रक्चर, आप कहते हैं हाइपेंथोडियम, आप कहते हैं पिक्चर प्लांट, आप कहते हैं कंपाउंड इन्फ्लोरेसेंस, ये डिफरेंट स्ट्रक्चर जो हैं। फिजियोलॉजी और बिहेवियर, यानी कि आप ये कहते हैं कि प्लांट इज इरेक्ट, आप कहते हैं ब्रांचेज आर ड्रूपिंग, तो ये फिजियोलॉजी यानी कि प्लांट का बिहेवियर है। एक और मैं एग्जांपल दूँ, आपने अभी रेनी सीजन चल रहा है, आपने देखा सीड जर्मिनेशन में आप पढ़ते हैं इपीजियल और हाइपोजियल, यानी कि एक प्रकार वो है, यानी कि कुछ प्लांट हमारे वो हैं जब वो जर्मिनेट होते हैं तो सीडलिंग, उनका सीडलिंग के साथ सीड कोट बाहर आता है, उसको हम कहते हैं इपीजियल जर्मिनेशन। और दूसरी कैटेगरी वो है जिसमें जो इंटेग्यूमेंट है या सीड कोट जो है वो ज़मीन के अंदर रह जाता है और सीडलिंग बाहर आता है। तो दिस इज ए बिहेवियर, यानी कि फिजियोलॉजी और बिहेवियर विच इज़ कंसिडर्ड सेपरेटली फ्रॉम द होल ऑर्गेनिज्म फॉर ए पर्टिकुलर पर्पज़। यानी कि मैंने कहा कि भाई अगर मान लो 10 स्टूडेंट थे जिसमें से एक एब्सेंट था, तो मैंने क्या किया कि उस एक एब्सेंट को सिर्फ इस एब्सेंस और प्रेजेंस के बेसिस पे हमने उसको अलग कर लिया। बिल्कुल वैसे ही, यानी कि किसी भी प्रकार के बिहेवियर से या स्ट्रक्चर से या फॉर्म से हम उस प्लांट को अलग कर सकें। अलग मतलब कि हम उसको आइडेंटिफिकेशन पर्पज से है, सच एज कंपेरिजन, आइडेंटिफिकेशन और इंटरप्रिटेशन। ये हैवुड 1969 की डेफिनेशन है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, जो आपके एग्ज़ाम के पर्पज से यूज़फुल है। फिर इसमें आगे चले तो
कैरेक्टर इज़ द पर्टिकुलर एट्रीब्यूट, यानी कि एक खास एट्रीब्यूट है, एक खास अपीयरेंस है दैट द टेक्सोनोमिस्ट कंसीडर फॉर क्लासिफिकेशन पर्पज, यानी कि जितने भी जो कैरेक्टर्स हैं इनका जो सबसे इम्पोर्टेंट जो पर्पज है दैट इज़ द आइडेंटिफिकेशन। और आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन बोथ आर सेम थिंग, बोथ आर सेम थिंग, दोनों एक ही बात है। अगर हमारे पास आइडेंटिफिकेशन नहीं होगा तो हम प्लांट को क्लासिफाई नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं एंजियोस्पर्म में मोनोकोटिलीडन और डाइकोटिलीडन, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। अगर हमें बीजपत्र का नहीं पता कि बीजपत्र क्या होता है और हमें ये नहीं पता कि संख्या भी नहीं पता, हम कोटिलीडन को गिनती करने में कैपेबल नहीं है, तो हम कभी भी मोनोकोट और डाइकोट को इस बेस पे सेपरेट नहीं कर सकते, इस बेस पे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो पर्पज एंड इज ए mere abstraction whereas the various patterns of their expression are called characteristic। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि मैं यहाँ दो वर्ड और एक्सप्लेन करूँगा। पहला वर्ड मैंने एक्सप्लेन किया कैरेक्टर, दूसरा वर्ड मैं ले रहा हूँ कैरेक्टर स्टेट, यानी कि लक्षण की अवस्था। इसको मैं पहले सिंपल बता दूँ। आप समाज में सुनते हैं सोसाइटी में कि उस को बहुत जल्दी गुस्सा आता है और उसको बहुत देर बाद गुस्सा आता है ना। तो ये भी हमारी एक स्टेट होती है ह्यूमन बीइंग की, ठीक है, हमारा एक पैटर्न है। कभी कभी हम लोग छोटी सी बात से गुस्सा कर जाते हैं, कभी बड़ी बात पे गुस्सा कर, बड़ी बात पर भी गुस्सा नहीं होता, ये मैं आगे बताऊं। बट अभी हम देखते हैं कि आपने क्या कर रखा है, आइडेंटिफाई कर रखा है। वो पर्टिकुलर स्टूडेंट है, वो थोड़ा शांत स्वभाव का है, वो स्टूडेंट थोड़ा गुस्सेल है। तो क्या वो शांत है, वो हमेशा शांत रहता है? आप कहेंगे जी नहीं। जो गुस्सेल है वो क्या हमेशा गुस्सेल रहता है? आप कहेंगे जी नहीं। यानी कि ये डिपेंड कर रहा है कि वो किस स्टेट में ज़्यादा रह रहा है। ये हो गई ह्यूमन की बात। अब यहाँ पे बॉटनी में आते हैं। अब यहाँ ध्यान से समझिए, द वेरियस पैटर्न्स ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ ए कैरेक्टर इज कॉल्ड कैरेक्टर स्टेट। द सेम कैरेक्टर में हैव सेवरल कैरेक्टर स्टेट, यानी कि ऐसे समझो कि एक ही आदमी जो ज़्यादा गुस्सा आता है वो शांत भी रह सकता है, यानी कि दो स्टेट हो गई। एक हो सकता है कि ना गुस्सा आए और ना शांत हो, तो एक ये तीसरी स्टेट गेन हो सकती है। वैसे ही देखिए लीफ अरेंजमेंट, यानी कि फिलोटैक्सी। लीफ अरेंजमेंट हम तीन प्रकार के हम कहते हैं, अल्टरनेट, ऑपोजिट एंड वोरल्ड। अल्टरनेट, ऑपोजिट और वोरल्ड, यानी कि अल्टरनेट की जब हम बात कर रहे हैं तो भी आप फिलोटैक्सी की बात कर रहे हो, ऑपोजिट की बात कर रहे हो तो भी आप फिलोटैक्सी की बात कर रहे हो, वोरल्ड की बात करें तो फिलोटैक्सी, यानी कि इसका तीनों जो स्टेट है उसमें से इसका लक्षण क्या है, लीफ अरेंजमेंट या फिलोटैक्सी। यहाँ ध्यान से, यानी कि अल्टरनेट लीफ अरेंजमेंट इज ए द कैरेक्टर स्टेट ऑफ लीफ अरेंजमेंट। अल्टरनेट इज ए कैरेक्टर स्टेट ऑफ लीफ अरेंजमेंट, यानी कि जो कैरेक्टर स्टेट है वो हमेशा किसी न किसी कैरेक्टर की होती है। गॉट द पॉइंट। अगला फ्लोरल सिमेट्री। आप लोगों को याद है जब आप फ्लोरल डायग्राम लिखते हो तो एक साइन बनाते हो, ठीक है, प्लस और डिफरेंट साइन बनाते हो, तो एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक, यानी कि फ्लावर की सिमेट्री जो है एक लक्षण है और उसका एक्टिनोमॉर्फिक होगा या जाइगोमॉर्फिक होगा, ये उसकी कैरेक्टर स्टेट है। ओवरी पोजीशन, ये तो आपने स्कूल से पढ़ते आ रहे हो। ओवरी पोजीशन हाइपोगाइनस, एपिगाइनस, पेरिगाइनस, यानी कि ओवरी इन्फीरियर, ओवरी सुपीरियर, ओवरी हाफ सुपीरियर। आई थिंक यहाँ तक आते आते आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि कैरेक्टर और कैरेक्टर स्टेट में क्या अंतर है। कैरेक्टर और कैरेक्टर स्टेट में क्या अंतर है, चलिए 3 एग्जाम्पल मैं और लेता हूँ। स्टाइलर पोजीशन, यानी कि स्टाइल की पोजीशन कैसी है, ठीक है। तो स्टाइल की पोजीशन 2 होती हैं। एक तो सिंपल जो आप लोग देखते हो स्टाइल आपके ऊपर ही ऊपर मिलती है, दैट इसको कहते हैं टर्मिनल, और एक होती है स्टाइल एकदम नीचे से स्टार्ट होती है जिसको हम कहते हैं गाइनोबेसिक, जो कि लेबिएटी का आगे जाके एक मुख्य लक्षण आएगा। उसके बाद आता है प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन में एक्जाइल प्लेसेंटेशन आप पढ़ते हो, पैराइटल, फ्री सेंट्रल, बेसल, ये डिफरेंट टाइप के जो प्लेसेंटेशन पढ़ते हो, दीज आर द स्टेट ऑफ कैरेक्टर प्लेसेंटेशन।
राइट। अब नेक्स्ट एक और ले लें, पोलन अपर्चर टाइप। ये आपने नहीं पढ़ा, तो यानी कि जो हमारे पोलन ग्रेन के ऊपर जो एक अपर्चर यानी कि छेद होता है जहाँ से पोलन ट्यूब निकलेगी, वो किस प्रकार का है, सल्केट है, पोरेट है, कॉलपेट है, कॉलपोरेट है। ये जो टर्म है ये आपको हम बात करेंगे पेलिनोलॉजी के चैप्टर में। अब देखिए अगला वर्ड मैंने ले लिया है कैरेक्टरिस्टिक। पहले मैंने वर्ड लिया कैरेक्टर, उसके बाद मैंने लिया कैरेक्टर स्टेट और उसके बाद मैंने लिया कैरेक्टरिस्टिक यानी कि अभिलाक्षणिक गुण। ठीक है, तो पर्टिकुलर कैरेक्टर स्टेट इज एक्सक्लूसिव टू ए पर्टिकुलर टैक्सॉन इन ए गिवन असेंबलेज बिकम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ग्रुप। यानी कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक हमेशा किसी न किसी ग्रुप यानी कि किसी न किसी टैक्सॉन के होते हैं। ध्यान से समझिए, जो अभिलाक्षणिक गुण है यानी कि कैरेक्टरिस्टिक है वो हमेशा किसी टैक्सॉन का होगा। और किसी टैक्सॉन का मतलब है कि टैक्सॉन स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ये सारे के सारे टैक्सॉन हैं। तो जब भी हम किसी भी टैक्सॉन की बात करते हैं तो याद रखिएगा हम हो सकता है स्पीसीज़ की बात कर रहे हैं, हो सकता है फैमिली की बात करें। यहाँ इस पीपीटी में मैंने 3 एग्जाम्पल लिए हैं। एक लिया है मैंने जीनस का, जहाँ पे मैंने जीनस का टैक्सॉन लिया है, एक मैंने फैमिली का टैक्सॉन लिया है और मैंने दूसरा हायर टैक्सॉन भी लिए हैं। ब्लेडर यूट्रिकुलेरिया में मिलता है जो कि जीनस है। पिक्चर निपेंथीज में जो कि जीनस है। दोनों ही इंसेक्टिवर्स प्लांट हैं, ये आपने पहले भी पढ़ रखे हैं। अब आते हैं लेग्यूमिनस फ्रूट। लेग्यूमिनस फ्रूट एक कैरेक्टर स्टेट है और ये कैरेक्टरिस्टिक किसका है, लेग्यूमिनोसी का। एक बार फिर से देखो, ब्लेडर एक लीफ की स्टेट है, किसकी, यूट्रिकुलेरिया की। ठीक है, तो यूट्रिकुलेरिया का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ब्लेडर, जो कि लीफ की एक स्टेट है यानी कि एक कैरेक्टर स्टेट है। इन द सेम वे लेग्यूमिनेसी के अंदर मिलेगा लेग्यूमिनस फ्रूट, यानी कि प्रेजेंस ऑफ फ्रूट इज ए कैरेक्टर, और लेग्यूमिनस का जो फ्रूट है दैट इज द कैरेक्टर स्टेट। और ये मिलता किस में है, एक्सक्लूसिवली लेग्यूमिनोसी में। तो ये लेग्यूमिनेसी का कैरेक्टरिस्टिक हो गया। ठीक है, और ये एग्जाम्पल हो गया फैमिली का। फिर है क्रॉस फॉर्म कोरोला। क्रॉस फॉर्म कोरोला यानी कि एक कोरोला का एक लक्षण है, यानी कि कोरोला की एक स्टेट है जो किस में मिलती है, क्रूसीफेरी में। यानी कि ये क्रॉस फॉर्म कोरोला फैमिली क्रूसीफेरी का कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, फिर अगला ले लो गाइनोबेसिक स्टाइल। स्टाइल एक कैरेक्टर है, गाइनोबेसिक स्टाइल होना एक कैरेक्टर स्टेट है, और लेबियटी का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। उसी प्रकार से हायर में चलें। अब कोटिलिडन 2 यानी कि 2 कोटिलिडन का पाया जाना, यानी कि कोटिलिडन एक कैरेक्टर है। कोटिलिडन की संख्या एक कैरेक्टर स्टेट है, क्योंकि मोनोकोट और डाइकोट 2 ही होते हैं, एक स्टेट है। और किसमें मिलना, डाइकोट क्या, 2 कोटिलिडन इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ये हायर टैक्सॉन की बात है। इसी प्रकार से एक और ले रहा हूँ डिफरेंट, नेक्ड सीड, जो कि सीड इज ए कैरेक्टर, नेक्ड और कवर्ड इज ए 2 स्टेट। यहाँ पे एक स्टेट आई कैरेक्टरिस्टिक नेक्ड सीड, बट ये कैरेक्टरिस्टिक किसका है, जिम्नोस्पर्म का है, जो कि एक डिफरेंट टैक्सॉन है। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर ध्यान से समझिए, 2 वर्ड और हैं आपके सिलेबस में, एनालिटिक कैरेक्टर एंड सिंथेटिक कैरेक्टर। ठीक है, एनालिटिक कैरेक्टर और सिंथेटिक कैरेक्टर क्या होते हैं, इसको बहुत अच्छे से आपको समझना है। एनालिटिक कैरेक्टर का दूसरा नाम है डायग्नोस्टिक कैरेक्टर या की कैरेक्टर, और जो सिंथेटिक कैरेक्टर उनका दूसरा कोई नाम नहीं है।
इन जनरल हम लोग डायग्नोस्टिक कैरेक्टर को काम में लेते हैं या एनालिटिक कैरेक्टर को काम में लेते हैं। काम में तो हम सिंथेटिक को भी लेते हैं, बट वो इतना ज़्यादा पॉपुलराइज नहीं है, अब हम समझते हैं कि एनालिटिक कैरेक्टर किसको कहते हैं। एनालिटिक कैरेक्टर वे कैरेक्टर हैं जो बहुत ही लिमिटेड अकरेंस में मिलते हैं, यानी कि इनकी जो संख्या जो है वो बहुत कम होती है, बहुत सारे कैरेक्टर नहीं होते। किसी एक पर्टिकुलर टैक्सोन के संदर्भ में बात हो रही है यहाँ पर भी। और ये काम क्या करते हैं? हेल्प इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट एंटिटीज, यानी कि डिफरेंट जो टैक्सोन है उनको पहचान में काम आते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ कॉमन सा, जो आपने पढ़ा स्कूल में और बीएससी में, फैमिली क्रूसीफेरी, ठीक है, ये टैक्सोन है। अब इसके एनालिटिक जो कैरेक्टर हैं, डायग्नोस्टिक कैरेक्टर देखिए, क्रॉस फॉर्म कोरोला, लाइरेट शेप लीफ, सल्फर पंजेंट, यानी कि ये 3-4 कैरेक्टर ही इसके की कैरेक्टर हैं। तो ये जो कैरेक्टर हैं ये इसके एनालिटिक कैरेक्टर हैं, यानी कि ये कैरेक्टर सिर्फ इसी टैक्सोन में है, ये चारों कैरेक्टर किसी और में नहीं होंगे, ठीक है, ये चारों किसी और में नहीं होंगे। तो इसलिए हम कह रहे हैं लिमिटेड अकरेंस है इनकी। दूसरा कि आइडेंटिफिकेशन में काम आते हैं, और ये डिफरेंट एंटिटीज, यानी कि आपने आइडेंटिफाई किया ब्रेसिकेसी को, यानी कि आपके पास कोई प्लांट मिला और उसमें अगर ये 3-4 लक्षण है तो आप कह देंगे कि ये ब्रेसिकेसी का है, राइट। अब दूसरी तरफ सिंथेटिक कैरेक्टर की हम बात करते हैं। सिंथेटिक कैरेक्टर यानी कि वाइड अकरेंस अमंग द मेंबर्स ऑफ गिवन ग्रुप। अब इसी से समझ लो, अब जो ब्रेसिकेसी के जो लक्षण जो हैं, जो इस पूरे मेंबर में होंगे, वो हम कहलाते हैं सिंथेटिक कैरेक्टर अमंग द मेंबर ऑफ गिवन ग्रुप। इसको सामान्य भाषा में हम कॉमन कैरेक्टर भी कह सकते हैं, हेल्प इन देयर प्लेसमेंट इन हायर टैक्सा। और इसी कॉमन बेस के आधार पे हम ऊपर बढ़ते हैं। जैसे जिन में 2 कोटलीडन थे उनको हमने सबने डाइकोटलीडन में रख दिया, ठीक है। इसी प्रकार से इस पे हम आगे और भी बात करेंगे, बट यहाँ पे सिर्फ इतना समझ लेना है कि डायग्नोस्टिक का जस्ट ऑपोजिट है सिंथेटिक कैरेक्टर। अब हम एक सेकेंड फेज है जो आपके सिलेबस में भी है, एनालिटिक कैरेक्टर और सिंथेटिक कैरेक्टर क्या होते हैं। यहाँ पे आप ध्यान से समझ लेना कि हम चाहे क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव कैरेक्टर पढ़ें, चाहे एनालिटिक सिंथेटिक पढ़ें, चाहे गुड और बैड कैरेक्टर पढ़ें, एक चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जो कैरेक्टर प्लांट के वो तो वही कैरेक्टर हैं, बट इनका हम अपनी सुविधा के लिए अपन डिफरेंट एस्पेक्ट में हम इंटरप्रेट कर रहे हैं। या ऐसे समझो कि आदमी एक ही है, उसके रोल अलग अलग हैं। जैसे इस वक्त आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप अभी स्टूडेंट हैं, और या आप कॉलेज में बैठे हैं या यूनिवर्सिटी में बैठे हैं या किसी टीचर के सामने आप बैठे हैं, तब आप स्टूडेंट हैं। जब आप अपने घर जाएंगे, अपने फादर से बात कर रहे होंगे, तब आप उनके बच्चे हो जाएंगे, यानी कि इफ़ यू बॉय देन यू बिकम सन, इफ़ यू डॉटर देन आप गर्ल हैं तो आप डॉटर होंगी, राइट। बिल्कुल ऐसे ही। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट एस्पेक्ट में आ चुके हैं, एनालिटिक वर्सेस सिंथेटिक। अब यहाँ देखिए, हाँ, अब इसके हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। जो हमने अभी बात की एनालिटिक की और सिंथेटिक, हम एनालिटिक की वो एग्जाम्पल ले रहे हैं। पहला एग्जाम्पल देखिए, द कैरेक्टर है इनक्लोज्ड ओव्यूल। तो इनक्लोज्ड ओव्यूल का जो एनालिटिक जो कैरेक्टर, यानी कि ये स्पर्मेटोफाइटा बहुत एंशिएंट शब्द है। स्पर्मेटोफाइटा के अंदर 2 प्लांट ग्रुप आते हैं, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। यानी कि एनक्लोज्ड ओव्यूल यानी कि ओव्यूल का ढका होना, यानी कि सीड का कवर्ड होना, ये एक लक्षण है। तो इसको हमने एनालिसिस लिया और हमने इस बेसिस पे एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म को अलग अलग कर लिया। इसलिए ये स्पर्मेटोफाइटा को हमने 2 भागों में बांटा, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। इसलिए ये जो कैरेक्टर है, ये जो ओव्यूल का एनक्लोज होना, ये स्पर्मेटोफाइटा का एनालिटिक कैरेक्टर हो गया। बट ये सेम कैरेक्टर एंजियोस्पर्म, यानी कि ये सारे एंजियोस्पर्म में मिलेगा कॉमन। क्या, कौन सा कैरेक्टर?
ओव्यूल का एनक्लोज्ड होना, तो इसलिए यहाँ पर ये कैरेक्टर कहलाएगा सिंथेटिक कैरेक्टर। यानी कि सारे एंजियोस्पर्म में है जबकि सारे स्पर्मेटोफाइटा में नहीं है, आधे स्पर्मेटोफाइटा यानी कि केवल एंजियोस्पर्म में है। यानी कि ये समझो कि इसको हम यूज कर रहे हैं किसी चीज़ को डिवाइड करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए। हमने एनालिसिस किया कि एनक्लोज्ड ओव्यूल के बेस पे हम स्पर्मेटोफाइटा को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, तब हमने इसको क्या कहा, एनालिटिक कैरेक्टर। राइट। अब दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं जो आपको बहुत अच्छा भी लगेगा, देखा हुआ है ना आपका, पैरेलल वेनेसन। ये एक कैरेक्टर है, एक लक्षण है। अब एंजियोस्पर्म जो प्लांट ग्रुप है उसमें आप बात करेंगे ना वेनेसन की, तो वेनेसन वहाँ पर, या हम बात करें पैरेलल वेनेसन, तो पैरेलल वेनेसन वहाँ पर है, वो सारे प्लांट्स में नहीं है, आधे प्लांट, यानी कि एक प्लांट ग्रुप ऐसा है जिसमें पैरेलल वेनेसन है और दूसरे में पैरेलल वेनेसन नहीं है। ठीक है, जिसमें पैरेलल वेनेसन है उसको हमने कहा मोनोकोटिलीडन, और जिसमें नहीं है उसको हमने कहा डाइकोटिलीडन। तो ये जो पैरेलल वेनेसन का जो कैरेक्टर है, ये एंजियोस्पर्म में तो एनालिटिक है क्योंकि एनालिसिस या डिवाइड करने काम आ गया, और क्योंकि सारे मोनोकोट में तो होगा ही होगा ये, तो यहाँ पर ये सिंथेटिक कैरेक्टर है। यहाँ पर ये सिंथेटिक कैरेक्टर है, यहाँ ढंग से समझ लीजिए। अगर अभी भी समझ नहीं है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिख दीजिए कि क्या समझ नहीं आया, तो मैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से या किसी और माध्यम से मैं आपको आंसर देने की कोशिश करूँगा। फिर आगे चलें, लेटेक्स। तो यानी कि कंपोजिटी में लेटेक्स का होना या नहीं होना एक एनालिटिक है, जबकि एस्क्लेपिएडेसी में सभी में लेटेक्स मिलता है, यानी कि यहाँ पे सिंथेटिक है। इसी प्रकार से कैपिटेट इन्फ्लोरेसेंस रूबिएसी में ये एनालिटिक कैरेक्टर है और कंपोजिटी में सिंथेटिक, यानी कि सारे कंपोजिटी के मेंबर में कैपिटेट इन्फ्लोरेसेंस होगा, यानी कि कैप्टुलम या हेड इन्फ्लोरेसेंस की बात हो रही है। फिर लेग्यूमिनस फ्रूट जो हमारी सीरीज पॉलीपेटेली है उसके अंदर ये एनालिटिक है और लेग्यूमिनेसी के अंदर ये सिंथेटिक कैरेक्टर है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है, और गुजारिश कि अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें और आपके मन में जो आ रहा है कमेंट वो लिख भी दें। और अब हम आगे चलते हैं, हम आगे अब हम आ गए हैं क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव कैरेक्टर। ये बहुत सिंपल सा वर्ड है, जैसे अपन रियल लाइफ में हम काम में लेते हैं क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, बिल्कुल वैसा ही मीनिंग इसका यहाँ पर आ रहा है। देखिए, क्वांटिटेटिव कैरेक्टर वे हैं कैरेक्टर दैट कैन बी मेजर्ड और काउंटेड, यानी कि जिनमें मात्रा है, क्वांटिटी है, जिसको हम नाप सकते हैं, जिसको हम गिन सकते हैं, वो कैरेक्टर कहलाते हैं क्वांटिटेटिव। और जिसको हम नाप नहीं सकते, गिन नहीं सकते, केवल फील ही कर सकते हैं, केवल देख ही सकते हैं, तो वो कहलाते हैं क्वालिटेटिव। जैसे लीफ की साइज नाप सकते हैं, नंबर ऑफ लीफ पर नोड, ये एक क्वांटिटेटिव कैरेक्टर। नंबर ऑफ स्टेमन पर फ्लावर, नंबर ऑफ सीड पर फ्रूट, यानी कि एक फ्रूट में कितने सीड हैं। रिलेटिव लेंथ ऑफ स्टेमन, नंबर ऑफ स्टाइल कितनी है, 2 है, 4 है। ये जहाँ पे हम लोग मेजरमेंट हमारा काम करता है वो कहलाते हैं क्वांटिटेटिव कैरेक्टर। और इसके कंट्रास्ट में लें फ्लावर का रंग, फ्लावर की स्मेल, उसको हम नाप नहीं सकते, तो ये कहलाते हैं क्वालिटेटिव लक्षण। ठीक, अब हम एंड में आ गए हैं, गुड एंड बैड कैरेक्टर। तो ये गुड एंड बैड कैरेक्टर क्या है, इसको ध्यान से समझिए, इसकी डेफिनेशन क्या है, एग्जाम्पल क्या है। अब देखिए, गुड कैरेक्टर वे हैं जो फिक्स रहते हैं, और बैड कैरेक्टर में जो फिक्स नहीं होते, जिसमें वेरिएशन आ जाता है। डेफिनेशन को देखिए, कैरेक्टर्स दैट डू नॉट एग्जिबिट वाइड वेरिएशन और हाई इंट्रिंसिक जेनेटिक वेरिएबिलिटी, यानी कि डू नॉट एग्जिबिट वाइड वेरिएशन, यानी कि वेरिएशन नहीं, यानी कि ये कांस्टेंट रहते हैं। हाईली कोरिलेटेड विद इन द ग्रुप, यानी कि एक ग्रुप के अंदर विद इन द ग्रुप ये कांस्टेंट रहते हैं, चेंज नहीं करते, और ये चेंज कर जाते हैं क्योंकि इसमें वेरिएशन है। एग्जाम्पल देखिए, लीफ मार्जिन, लीफ शेप, लीफ एपेक्स, फिलोटैक्सी,
इन्फ्लोरेसेंस का टाइप, ये सारे एक टैक्सोन के अंदर। जैसे मान लीजिए एस्ट्रेसी की बात करें तो एस्ट्रेसी में आपको सब में हेड इन्फ्लोरेसेंस मिलेगा। आप बात करें ब्रेसिकेसी में, अब आप ब्रेसिकेसी में आप लाइरेट शेप लीफ की बात करें तो ये सब में लाइरेट शेप लीफ मिलेगा, दैट इज़ द गुड कैरेक्टर। अब जो चीज़ बदलती हैं, लीफ साइज़, यानी कि आप देखेंगे छोटी लीफ है वो धीरे धीरे बड़ी होती है और एक स्टेज के बाद वो उसकी ग्रोथ रुकती है। तो एक प्लांट में आपको डिफरेंट साइज़ की लीफ मिलती है, बट शेप है वो सारी की एक ही होती है, छोटी है चाहे बड़ी है, तो दैट इज़ अ लीफ साइज़। स्टेम साइज़, स्टेम पहले छोटा होता है बाद में बड़ा होता है। फिर रंग लीफ का, कलर ऑफ लीव्स, ये भी बैड कैरेक्टर में है। अब यहाँ पे आप ध्यान से समझ लीजिए कि यह है कि जो एक पर्टिकुलर टैक्सोन के अंदर, ध्यान से हम पूरे चैप्टर में बात टैक्सोन की हो रही है, या सपोज करो कि एक फैमिली है, यानी कि एक फैमिली के अंदर जो कैरेक्टर कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है, वो गुड कैरेक्टर है। या एक पर्टिकुलर प्लांट स्पीसीज़ के अंदर जो कैरेक्टर चेंज नहीं हो रहा है वो गुड कैरेक्टर है। और जो कैरेक्टर चेंज हो जाता है, चाहे वो एक टैक्सोन हो या एक फैमिली हो या जीनस हो या स्पीसीज़ हो, तो वो बैड कैरेक्टर कहलाता है। हाँ, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दें, और आपको लगता है कि आपके किसी साथी की मदद कर सकता है, किसी काम आ सकता है, तो आप वहाँ तक शेयर कर दें। जो और आपका कोई सवाल है तो आप यहाँ पे मेल आईडी है, उस पर सवाल कर दें, आप मेरे को मेल कर दें। मेरी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द आपको आंसर मिले, या आप मेरे से किसी भी माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, तो मैं कोशिश करूँगा आंसर दूँ, क्योंकि मेरे को इस सब्जेक्ट के आंसर देना अच्छा लगता है और मुझे अगले वीडियो के लिए एनर्जी मिलती है। थैंक यू वेरी मच।